विजन इंडिया 2047 योजना, जैसे कि इसे आधिकारिक तौर पर नाम दिया गया है, पर पिछले कुछ वर्षों से कार्य चल रहा है जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारी इस बात पर विचार मंथन कर रहे हैं कि देश के विकास के वर्तमान स्तर से उस स्तर तक ले जाया जाए जिसकी महत्वाकांक्षा है। नीति आयोग इस विजन दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। जल्द ही अपने मुख्य विचारकों एवं लक्ष्यों को विभिन्न क्षेत्रों में दिग्गजों के सम्मुख प्रस्तुत करेगा, जिससे विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, एप्पल प्रमुख टीम कुक के साथ विभिन्न भारतीय उद्योगपति और विचारक शामिल हैं, जो फिर इन विचारों एवं लक्ष्यों को परिष्कृत करके और उसमें मौजूद किसी भी अंतराल को दूर करने पर अपनी राय देगी। आगामी लोकसभा चुनाव में पहले प्रस्तुत की गई इस योजना को संभावित मतदाताओं के लिए सरकार के नीतिगत वादे के रूप में देखा जा सकता है। परियोजना इस विजन इंडिया 2047 अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक खाका ब्लू प्रिंट तैयार करने में भारत में थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा की गई है। परियोजना का लक्ष्य भारत में नवाचार प्रौद्योगिकी विश्व अग्रणी देशों में बनाना है, जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण मामलों में एक मॉडल देश होगा और पर्यावरण संरक्षण का प्रबल पक्ष समर्थक होगा। इसका उद्देश्य 18-20 हज़ार अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय और मजबूत आर्थिक विस्तार एवं सुदृढ़ वित्तीय क्षेत्र के साथ 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था प्राप्त करना, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विश्व स्तर की आधारभूत संरचना और सुविधाओं का निर्माण करना, नागरिकों के जीवन में सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करना और डिजिटल अर्थव्यवस्था का साथ को बढ़ावा देना, विलय पुनर्गठन स्वदेशी संचार माध्यम के क्षेत्र में 3-4 वैश्विक चैंपियन विकसित करना, रक्षा और आंतरिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनना, विश्व में भारत की भूमिका में वृद्धि करना, नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि करना, युवाओं को शिक्षा और कौशल में सशक्त बनाना और रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करना, ये सब इसके अंदर कुछ मुख्य उद्देश्य है। भारत में इसकी वर्तमान स्थिति का अवलोकन किया जाए तो नॉमिनल टर्म में विश्व की 5वीं जबकि क्रय शक्ति में पीपीपी के संदर्भ में विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2022 तक भारत सकल घरेलू उत्पाद का आकार ब्रिटेन और फ्रांस की जीडीपी के बड़ा हो चुका था। भविष्य की संभावनाओं को देखें तो 2030 तक भारत की जीडीपी जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ देगी। रेटिंग एजेंसी के अनुसार 2022 में 3.4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर, 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। इसी के अनुरूप भारत को आगे 2047 तक विकसित भारत बनने का रोड मैप तैयार किया गया है। चेंजिंग डायनामिक्स है, वर्ल्ड रियलिटीज जो बढ़ रही हैं। अब आप बताइए, अभी कुछ दिन पहले हमारी जो फॉरेन वो थी रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशन में, उन्होंने ये बात उठाई कि आप यूनाइटेड नेशन चार्टर्स में रिफॉर्म नहीं कर रहे हो, आप वर्ल्ड गवर्नेंस में चाहते हो कि इंडिया एक अपना मेजर रोल प्ले करे। और मुझे भी ये लगता है कि इंडिया को मेजर रोल प्ले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया 7वीं सबसे बड़ी टेरिटोरियली एक बहुत बड़ी कंट्री है, पॉपुलेशन के हिसाब से नंबर 1 की कंट्री है, इकोनॉमिक्स के हिसाब से सून टू बी नंबर 3 की कंट्री है। तो अब इतना मेजर रोल अगर इंडिया, या इतनी मेजर पोजीशन अगर इंडिया के पास है, और इंडिया अगर अपना वर्ल्ड जिसे कह लीजिए गवर्नेंस में अपना रोल ना प्ले करे, तो ये बात भी बनती है। और इंडिया नीड्स टू कम आउट ऑफ इट्स ककून। नो, शुरू से इंडियन एक अंदर इनवर्ड लुकिंग पीपल, वो इंडियंस बाहर देखना ही नहीं चाहते। ये इंडियंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है, और ये उनका हजारों साल का जो माइंडसेट है ना, कि वो इंडिया के बाहर देखना नहीं चाहते। अभी आपको ये भी पता होगा कि एक समय तो हमारे ये कहते थे कि तुम 7 समुद्र पार चले गए तो तुम खराब हो जाओगे, करप्ट हो जाओगे। उस चक्कर में इंडियंस बाहर नहीं निकलते थे। अब ये बात अलग है कि जब गोरे आए तो इन्होंने सबको ले जाके मजदूर बना दिया, कुछ को इधर बना दिया, तो दुनिया भर में आज आपको आलू और इंडियन हर जगह मिल जाता है बहुत इजीली। तो पॉइंट यही है कि यूएन चार्टर का भी रिफॉर्म होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आर्टिकल 108 यूएन चार्टर के अंदर में अमेंडमेंट की व्यवस्था दी गई है। तो 108 ये कहता है कि 2/3 बहुमत से अमेंडमेंट यूएन चार्टर में आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके यूनाइटेड नेशन चार्टर का अमेंडमेंट इफेक्टिव होगा। तो बिना यूएन चार्टर को अमेंड किए इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट पोजीशन नहीं मिलेगी। और मोदी जी ने, जैसा मुझे लगता है, जो कहा है कि आने वाले समय में वो और भी सख्त डिसीजन लेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है जो वो इंडिया के लिए अचीव करना चाहते हैं। उसमें मेरे ख्याल से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट विद वीटो वुड बी वन ऑफ द टॉप प्रायोरिटी फॉर प्राइम मिनिस्टर मोदी टू अचीव। तो वो चाहते हैं कि यूएन का अमेंडमेंट हो, और जितना फोर्सफुली हमारी जो यूएन रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इस बात को बोला है, इसका मतलब है कि मोदी सरकार से प्रेशर जा रहा है, या अब इस मुद्दे को उठाने का सही टाइम आ चुका है। अगर आप पिछले दिनों भारत के जो वजीर खारजा हैं जयशंकर साहब ने कुछ इंटरव्यू भी दिए, और एक इंटरव्यू में उन्होंने जो इस वक्त इंटरनेशनल ऑर्डर है उसके हवाले से बात की कि जो इंटरनेशनल ऑर्डर है इस वक्त उसको सिर्फ मजबूत करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसको तब्दील करने की भी जरूरत है। ये भी एक बहुत अरसे से मामला चल रहा है, जब से कोल्ड वॉर खत्म हुई है और सोवियत यूनियन कोलैप्स हुआ है। कुछ अरसे के लिए हमने देखा एक यूनिपोलर वर्ल्ड इमर्ज हुई, जहाँ सिर्फ अमेरिका ही एक बड़ी ताकत था, लेकिन उसके बाद फिर अब आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपोलैरिटी की तरफ दुनिया जा रही है। तो भारत अपना हिस्सा इसे मानता है, क्योंकि भारत ये कहता है कि सिर्फ मजबूत करने की बात नहीं है, बल्कि ये भी देखना है कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, न्यू रियलिटीज़ हैं, उसके मुताबिकत रखा, उसको भी रिस्पॉन्ड करे। तो इस कॉन्टेक्स्ट में भारत चाहता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर, परमानेंट मेंबर उसको बनाया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि 2030 तक वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बन जाए। तो उनका ख्याल यही है कि अब भारत का ये हक है कि वो दुनिया को रिप्रेजेंट करे, और सबसे लार्जेस्ट 1.4 बिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। तो कोई वजह नहीं है कि भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट जगह न मिले। फिर दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि यूरोप में जो फ्रांस और बरतानिया की मेंबरशिप है उसको भी खतरा लाक हो सकता है अगर ये तब्दीलियाँ आई, कि भारत, बरतानिया और फ्रांस की तो पोजीशन इंटरनेशनली बहुत कमजोर हुई है, खासतौर पर बरतानिया की, और अगर स्कॉटलैंड भी उनसे अलग हो जाता है तो फिर वी नेवर नो हाउ थिंग्स रियली पैन आउट। लेकिन इस पर बहुत से इख्तिलाफात हैं, चीन और भारत के दरमियान जो ताल्लुकात की नोयत है वो भी हम सब जानते हैं। तो सवाल यही है कि मैं ये कहना भी चाह रहा हूँ कि भारत को सिर्फ चीन के साथ नहीं बल्कि पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात ठीक करने पड़ रहे हैं। उसके लिए जरूरी है कि मकबूजा जो जम्मू कश्मीर का तनाज़ा चल रहा है वो हल हो। तो ये बड़ी जायज़ बात है जो कि पाकिस्तान भी करता है और बाकी ममालिक भी करते हैं। जिसे कह लीजिए चिया के माइंडसेट में चले जाए, फॉर एग्जांपल डॉक्टर जयशंकर के दिमाग में से बैठ जाए और वहां पर घुस के सोचे कि डॉक्टर जयशंकर क्या एडवाइस कर रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, और प्राइम मिनिस्टर मोदी को क्या चाहिए। डॉक्टर जयशंकर जो है ना, वो वही एडवाइस कर रहा है जो
नरेंद्र मोदी एक तो मतलब चाहते हैं, दूसरा उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट में है, तीसरा उनके इंटरनेशनल इंटरेस्ट में, चौथा रीजनली वो जो एक चाहते हैं कि पाकिस्तान को पूरी गेम से बाहर रखो। अब देखिए हमारी कैपेसिटी नहीं है बायलैटरली श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल से डील करने की, क्योंकि वी कांट गिव देम एनीथिंग। इंडिया उनका नेबर, इंडिया इज टू बिग, उनका प्राइवेट सेक्टर इतना बड़ा है कि दे कैन गिव सो मच टू ऑल दिस कंट्री। उस तरह हम नैरेटिव नहीं बना सकते जिस तरह भारत बना सकता है, जिस तरह भारत के थिंक टैंक हैं वहाँ। सो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने मौजूद